आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज और आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन। क्वेश्चन, भारत की राजनीति में आया राम गया राम का क्या अर्थ है? कि जो भारत की राजनीति है उसमें आया राम गया राम का अर्थ बताना है कि क्या अर्थ है। भारत की राजनीति में आया राम गया राम से तात्पर्य विधायकों का जल्दी जल्दी दल बदलना है। कि एक गयाराम नामक एक व्यक्ति थे जो क्या थे कि बार बार है ना दल बदल रहे थे। कभी इस दल में चले जाते थे, कभी इस दल में। जो दल उनको लगता था इसको ज़्यादा बहुमत मिलेगा उस दल में ही वो चले जाते थे। तो इस आधार पर इनको उपाधि मिली आयाराम गयाराम की। इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, भारत की राजनीति में आयाराम गयाराम से तात्पर्य विधायकों का जल्दी जल्दी दल बदलना है। कि वो विधायक जो थे जल्दी जल्दी दल बदल रहे थे, उससे है आयाराम गयाराम का तात्पर्य। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आएगा। शास्त्री ने प्रधानमंत्री के रूप में किन दो गंभीर चुनौतियों का सामना किया? कि अब हमने ये बताया कि जब शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने किन दो चुनौतियों का सामना किया। छोटी सी अवधि में शास्त्री ने निम्न चुनौतियों का सामना किया। खाद्यान्न संकट, कि जब प्रधानमंत्री बने तब खाद्यान्न संकट था और पाकिस्तान के संग युद्ध हुआ था। तो इन दो चुनौतियों से उनका सामना हुआ और इन्हीं चुनौतियों के आधार पर उन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम था जय जवान जय किसान। ये नारा था उनका। आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी के सामने क्या समस्या थी? कि जब वो प्रधानमंत्री बन गई इंदिरा गांधी तो उनके सामने क्या समस्याएं थी, इनका वर्णन करना है। प्रधानमंत्री बनने के एक साल के अंदर लोकसभा चुनाव की अनुवाई करानी पड़ी। कि जब वो प्रधानमंत्री बन गई एक साल के अंदर ही उन्हें लोकसभा चुनाव कराने पड़े। देश की आर्थिक स्थिति भी खराब थी और उस समय क्या था, देश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी खराब थी। पुराने नेता उन पर नियंत्रण रखना चाहते थे। कि जो पुराने नेता थे ना वो इंदिरा गांधी पर नियंत्रण रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री पद पर तो रहे पर वो हमारा आदेश माने प्रधानमंत्री पद पर रहकर। कांग्रेस रणनीति क्या थी? कि हमें बताना है जो गैर कांग्रेस रणनीति है वो क्या थी। राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित गैर कांग्रेस का सिद्धांत पक्ष यह था कि कांग्रेस का शासन लोकतांत्रिक और गरीबों के हितों के खिलाफ है। कि राम मनोहर लोहिया कहते थे कि गैर कांग्रेस का सैद्धांतिक पक्ष यह है कि जो कांग्रेस है ना उसका शासन लोकतांत्रिक और गरीबों के हित के खिलाफ है। वो लोकतांत्रिक हित से नहीं सोची और गरीबों का भी ध्यान नहीं दे रही है। जो कांग्रेस सरकार है वो गरीबों के हित के लिए भी कुछ नहीं कर रही है और वो अलोकतांत्रिक भी है। इसलिए गैर कांग्रेस दलों का एक साथ आना जरूरी है। तो वो चाहते थे इसलिए गैर कांग्रेस जो दल हैं वो सारे एक साथ आ जाएं। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1967 में के आम चुनावों में किन्हीं 4 राज्यों का उल्लेख कीजिए जहां कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। कि अब हमें ये बताना है कि जो कांग्रेस थी उन्हें जो 1967 में आम चुनाव हुए थे ना वो कौन से 4 राज्य थे जहां उन्हें बहुमत नहीं मिला। तो इसके बारे में हमें बताना है। तो 4 राज्य कौन से थे? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये जो 4 राज्य थे ना इनमें बहुमत नहीं मिला था कांग्रेस को। जिसमें कांग्रेस को 1967 के आम चुनावों में राज्य विधानमंडल में बहुमत नहीं मिला। जो राज्य विधानमंडल थी उसमें नहीं मिला था बहुमत उन्हें। किसे? कांग्रेस को। आई होप आपको यह भी क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन, चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी जाती है? तो हमें बताना है जो चौथा आम चुनाव हुआ था ना उसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी जाती है। इस चुनाव में लोकसभा में जैसे तैसे बहुमत के बावजूद उनके प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई। कि जो कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी, उन्होंने जो भी मतें प्राप्त की थी ना उसमें भारी गिरावट आई थी। पहले जो उन्हें मत मिलती थी उससे बहुत कम मत मिली थी। इस बार उन्हें इंदिरा मंत्रिमंडल के आधे से अधिक मंत्री चुनाव हार गए
तो जो इंदिरा मंत्रिमंडल था उनमें आधे से ज़्यादा मंत्री चुनाव हार गए। 9 राज्यों में उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा और 9 राज्यों में क्या हुआ, उन्हें मतलब कि उन्हें जीत ही नहीं मिली। 9 राज्यों में तो उनकी सरकार बिल्कुल हार गई थी। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। 1967 के चुनावों के नतीजों ने क्या साबित कर दिया कि अब हमें बताना है जो 1967 के चुनाव हुए थे उनके जो नतीजे निकले उसने क्या साबित किया। तो इन चुनावों ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस को चुनावों में हराया जा सकता है, कि इन चुनावों ने यह तय कर दिया कि कांग्रेस भी हार सकती है चुनावों में। इसके बावजूद राज्य में बनी अधिकतर गैर कांग्रेस गठबंधन की सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और जब कांग्रेस हार गई इससे भी क्या हुआ कि ज़्यादातर जो गैर कांग्रेस गठबंधन थे वो राज्यों में टिक नहीं पाए, वो जल्दी हट गए वहाँ से, मतलब कि जल्दी उन्होंने हार मान ली, इस्तीफा दे दिया। तो इससे ये भी पता चला, तो इससे 2 तथ्य सामने आए कि एक तो कांग्रेस को भी हराया जा सकता है, दूसरा जो गैर कांग्रेस सरकार बनी थी अभी उन्हें कुछ भी राज्य चलाना नहीं आता तो वो इनलिए ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। 1967 के बाद इंदिरा गांधी को किन चुनौतियों से निपटना पड़ा। अब हमें बताना है कि जब 1967 में के बाद इंदिरा गांधी के सामने चुनौतियां आई थी तो उन्हें जो था किन चुनौतियों से निपटना पड़ा था। तो 1967 के बाद इंदिरा गांधी के समक्ष 2 चुनौतियां आई थी कि कौन कौन सी चुनौतियां थीं। सिंडिकेट के प्रभुत्व से अपने को मुक्त कराना। तो पहली चुनौती थी कि जो सिंडिकेट का प्रभुत्व चल रहा है उससे भी मुक्त कराना था उन्हें अपने को, और चुनाव में खोई प्रतिष्ठा को हासिल करना, कि जो उन्होंने चुनाव में अपनी प्रतिष्ठा खो दी है उसे भी उन्हें हासिल करना था। कि पहला क्या, सिंडिकेट से बचना, दूसरा चुनाव की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाना। ये 2 चुनौतियां इंदिरा गांधी के सामने थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 में हुए कांग्रेस के विभाजन दलों के क्या नाम थे। जो कांग्रेस से नए विभाजित दल बने थे उनके क्या नाम थे, तो उसके बारे में हमें बताना है। सिंडिकेट खेमे वाले समूह को कांग्रेस ओ कहा गया, कि जो सिंडिकेट के संग खेमा था उसे तो कांग्रेस ओ कहा गया था। इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले गुट को कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी के गुट अगुवाई कर रहे थे उस कांग्रेस को क्या कहा, कांग्रेस आर कहा गया। इन दोनों दलों को कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा जाता था, कि जो ये 2 दल थे उन्हें पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा जाता था। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन, 1971 के चुनावों में कई नई कांग्रेस के पक्ष में क्या विशिष्ट बात थी, कि जो 1971 के चुनावों में नई कांग्रेस आई थी तो उसमें क्या विशिष्ट बात थी उसके बारे में बताना है। विपक्षी दल के पास कोई सुसंगत कार्यक्रम नहीं था, कि जो विपक्ष दल था उसके पास कोई सुसंगत कार्य नहीं था, कोई भी नया कार्य नहीं था जो वो अपने पहले से उनने सोच रखा हो। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर विपक्ष के इंदिरा हटाओ के नारे के विरोध में गरीबी हटाओ का सशक्त नारा दिया, कि जो विपक्ष दल था वो तो नारा दिया था इंदिरा हटाओ, जबकि इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, जिससे देश भर में क्या हुआ कि इंदिरा हटाओ, इससे तो लोगों को लगा इंदिरा ही तो हटा रहे हैं, पर जब इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया गरीबी हटाओ तो जितने भी गरीब तबके के वर्ग थे उन सब ने इंदिरा गांधी को वोट दिया। और उस समय भारत में गरीबी बहुत अधिक, एक बहुत बड़े रूप में थी, जो गरीबी थी बहुत बड़े रूप में थी। तो जिससे क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को भारी मतों से जीत हासिल हुई 1971 के चुनावों में। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 से 72 के पश्चात भारत सरकार के समक्ष जाने वाली किन्हीं 2 समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए।
कि जो सरकार के पास भारत सरकार थी उनके पास 1972 से 71 में समस्याएं आई, उनमें से कोई 2 समस्याओं को बताना है हमें, कौन कौन सी समस्याएं थी। तो 1971 से 72 के पश्चात भारत सरकार के समक्ष आने वाली प्रमुख समस्याएं निम्न प्रकार थीं कि ये समस्याएं थी कि क्या, बांग्लादेश संकट के कारण अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव, कि बांग्लादेश में जो संकट आ गया था उससे क्या हुआ था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा था। बांग्लादेश का संकट कौन सा, जब पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान पर कब्जा जमाने के लिए वहाँ के जनता को जब प्रताड़ित किया था, तो वहाँ की जनता जो है वो भारत में आ गई थी, वो वाला बांग्लादेश संकट। कीमतों में वृद्धि तथा मुद्रास्फीति, तो कीमतों में वृद्धि हो गई थी, जिस कारण से क्या कहा था इंदिरा गांधी ने, मुद्रास्फीति की थी, अपने मुद्रा की कीमत को कम कर दिया था। दूसरा संकट ये था, अमेरिका द्वारा भारत की दी जाने वाली आर्थिक सहायता बंद करना, कि अमेरिका ने भी भारत को जो आर्थिक सहायता दी थी वो भी अमेरिका ने बंद कर दी थी। अब भारत को कोई भी अमेरिका की तरफ से आर्थिक सहायता नहीं मिल रही थी। तेल की कीमतों में वृद्धि, और उसी समय तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई थी। अब हमें तेल खरीदने के लिए भारी मात्रा में अपना पैसा देना पड़ रहा था, मतलब कि भारी पैसा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था। तेल की कीमतों में एक तो वृद्धि हो गई, साथ में मुद्रास्फीति, जब हम पेट्रोल जो 10 रुपये में खरीदते थे, एक तो कीमत बढ़ने से 15 रुपये में खरीद रहे हैं, साथ ही साथ हमारे जो करेंसी थी उसकी वैल्यू भी कम हो गई है, 15 की जगह हमें वो तेल 20 रुपये में मिल रहा था। तो इतनी हमारे पास वो आ गई थी, कमी आ गई थी। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।